बैलेंस शीट तो सब बना लेते हैं, लेकिन फाइनलाइजेशन के टाइम पर एडजस्टमेंट एंट्रीज़ में ही सबसे ज़्यादा गलती होती है। आज मैं आपको वो एडजस्टमेंट एंट्रीज़ बताऊंगा जिससे आपकी बैलेंस शीट हमेशा परफेक्ट बनेगी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ एडजस्टमेंट एंट्रीज़ जो एक बैलेंस शीट को फाइनल करने के लिए टैली में की जाती हैं। सबसे पहले है हमारी इनकम रिसीवेबल एंट्री। ठीक है, तो इनकम रिसीवेबल एंट्री हमें करनी होती है। तो इसकी एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है बाय कमीशन अकाउंट डेबिट। जैसे मान लीजिए 25,000 रुपया टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट। तो देखिए अब ये करते कैसे हैं, इसे डीपली आपको समझना है। अब कमीशन है, कमीशन हमारी इनकम होगी। इनकम है तो अंडर ग्रुपिंग लेजर किसके आएगा? इनडायरेक्ट इनकम के। ठीक है, तो इनकम सभी इनकम हमारी क्रेडिट होती हैं, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। अब जितनी भी एसेट्स होती हैं सभी एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं। तो जो कमीशन रिसीवेबल है, जो इसका लेजर बनेगा वो बनेगा करंट एसेट्स में। तो सभी एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं। एसेट्स है इस वजह से इसको डेबिट किया है। ठीक है, कमीशन हमारी इनकम है और सभी इनकम हमारी क्रेडिट होती हैं, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। और यदि आप ये एंट्री टैली में सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकल, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर सेपरेट अलग से एक प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा। अब उसके बाद है एक्सपेंसेस पेमेंट टू नेक्स्ट ईयर, जिसको हम पेबल एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ईपीएफ और ईएसआईसी है। ठीक है, ईपीएफ और ईएसआईसी मार्च का है। ठीक है, तो मार्च की जो हमारा ईपीएफ ईएसआईसी या सैलरी होगी उसकी पेमेंट हम कब करते हैं? अप्रैल में करते हैं। ठीक है, तो ऐसे खर्चे जिनकी पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, ठीक है, उसकी हमें पेबल एंट्री करनी होती है। तो जैसे कि हमारा ईपीएफ और ईएसआईसी है। ठीक है, तो ईपीएफ एंड ईएसआईसी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। पीएफ और ईएसआईसी एक खर्चा है, एक्सपेंसेस है, और सभी एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अब मार्च का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है तो मार्च में तो हम पे नहीं करेंगे, हम करेंगे अप्रैल में, तो इसकी भी पेबल की एंट्री होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, हमने इसको भी डेबिट कर दिया। अब सपोज दैट ईपीएफ और ईएसआईसी हमारा 10,000 रुपये है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 5,000 रुपये है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा खर्चा, ये तो खर्चे में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। लेकिन 2 में जो क्रेडिट करेंगे ईपीएफ एंड ईएसआईसी पेबल 10,000 रुपये। ठीक है, जो मार्च की पेमेंट थी 10,000 रुपये, और टू इलेक्ट्रिसिटी पेबल 5,000 रुपये। तो देखिए ये अभी हमारी लायबिलिटी है, अभी हमने इसको पे नहीं किया, और सभी लायबिलिटीज़ हमारी क्या होती है? क्रेडिट, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ईपीएफ एंड ईएसआईसी को। ठीक है, इसमें हमने डेबिट किया क्योंकि ये खर्चा है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। और ये लायबिलिटी है और सभी लायबिलिटीज़ हमारी क्रेडिट होती हैं, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। अब उसके बाद है सैलरी। जो मार्च की सैलरी है हम पेमेंट कब करते हैं? अप्रैल में। और ईयर एंडिंग हमारी जो बुक्स है क्लोज कब होती है? 31 मार्च को। तो मार्च की जो सैलरी है वो कब करेंगे? अप्रैल में। तो ये भी हमें पेबल एंट्री करनी होती है। तो सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये है। सैलरी ये एक एक्सपेंसेस है, एक खर्चा है, और सभी एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। टू सैलरी पेबल, ये अभी हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी सभी लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है 50,000 रुपये। अब उसके बाद ये एंट्री होगी। ठीक है, अब उसके बाद है हमारी ऑडिट फी पेबल एंट्री, जो सीए की ऑडिट की फ़ी होती है। ठीक है, वो भी हमें करनी होती है। तो ऑडिट फी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जैसे मान लीजिए ऑडिट की फ़ी है 20,000 रुपये, तो ऑडिट फी भी एक एक्सपेंसेस है, और सभी एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। टू ऑडिट फी पेबल
का लेज़र जो बनाएंगे किसके अंडर ग्रुपिंग आएगा, करंट लायबिलिटी के। ये लायबिलिटी है, अभी हमने पे नहीं किया है, इस वजह से इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि ये लायबिलिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनकी जो एडवांस पेमेंट हमारे पास आ जाती है तो उसकी भी एक एंट्री हमें करनी होती है, एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए यस ग्लास कंपनी है, ठीक है, यस ग्लास कंपनी को हमने डेबिट किया 10,000 रुपये से, और राज ग्लास कंपनी को भी हमने डेबिट किया 10,000 रुपये से, यानी कि यस ग्लास कंपनी के 10,000 रुपये एडवांस आ गए और राज ग्लास कंपनी के भी 10,000 रुपये एडवांस आ गए। ठीक है, जो एडवांस आ गए वो अभी हमारी लायबिलिटी है हमारे ऊपर, क्योंकि जो हमारे सन्डी डेटर थे उन्होंने हमें पेमेंट कर दी एडवांस, तो अभी हमारी लायबिलिटी है। हम बाद में सेल करेंगे यस ग्लास कंपनी को या राज ग्लास कंपनी को। ठीक है, यस ग्लास कंपनी ने और राज ग्लास कंपनी ने हमें एडवांस पेमेंट कर दी, तो ये अभी हमारे ऊपर लायबिलिटी है। तो टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स का एक लेज़र बनाएंगे, अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये हमारे लिए अभी लायबिलिटी है। ठीक है, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स एडजस्टमेंट एंट्री ऐसे होती है। एडवांस टू सप्लायर एडजस्टमेंट एंट्री, तो हमने क्या किया, जो आपने जिनसे गुड्स को परचेज किया है, ठीक है, वो क्या होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर को जो हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं तो उसकी भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। एंट्री क्या होती है, बाय प्रीपेड टू सप्लायर, एक लेज़र बनता है, अंडर ग्रुपिंग किसके आता है, करंट एसेट्स के। ठीक है, एसेट्स है, इस वजह से इसको हमने डेबिट किया है 10,000 रुपये से टू श्याम ग्लास कंपनी, इसको हमने क्रेडिट किया है। अब उसके बाद है टीडीएस रिसीवेबल एंट्री। ठीक है, टीडीएस रिसीवेबल एंट्री भी होती है। ठीक है, जो पार्टी या सप्लायर हमारा टीडीएस काटते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए बाय टीडीएस 25-26, ठीक है, एक लेज़र बनाएंगे, अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, करंट एसेट्स के। ठीक है, एसेट्स है, इस वजह से इसको हमने डेबिट किया, जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये टू एसएस ग्लास कंपनी, तो एसएस ग्लास कंपनी ने हमारा टीडीएस काट लिया। फिर उसके बाद टीडीएस पेबल एंट्री। अब सपोज दैट हमने किसी का टीडीएस काट लिया, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री, तो इसकी क्या होगी, बाय टीडीएस 25-26 एक लेज़र बनाएंगे, अंडर ग्रुपिंग आएगा करंट एसेट्स के, अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल, और ये करंट लायबिलिटी के अंडर ग्रुपिंग आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है लेट फी जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री। अब मान लीजिए जीएसटी की लेट फी की एडजस्टमेंट एंट्री भी हमें करनी होती है। ठीक है, एंट्री क्या होगी, बाय कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे मान लीजिए 1,500 रुपये है, टू जीएसटी लेट फी। ठीक है, अब उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री क्या होगी, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि जीएसटी आईटीसी का एक लेज़र बनाएंगे, वो रखेंगे, करंट एसेट्स के अंडर ग्रुपिंग आएगा, अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट टू आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो आईटीसी एडजस्टमेंट एंट्री के ऊपर भी यदि आप प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हैं टैली में तो मुझे कमेंट करिए। फिर उसके बाद है प्रीवियस ईयर टीडीएस ट्रांसफ़र एंट्री। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का जो टीडीएस होगा उसकी भी ट्रांसफ़र एंट्री होती है। एंट्री क्या होगी, बाय कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये टू टीडीएस प्रीवियस ईयर 24-25 अकाउंट क्रेडिट। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी टीडीएस होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में, ये वो एंट्री होती है। अब उसके बाद है डेप्रिसिएशन एंट्री, जो हमारी जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स होती है उस पर डेप्रिसिएशन एंट्री हमें करनी होती है। तो एंट्री क्या होती है, टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा है और सभी खर्चे हमारे डेबिट होते हैं, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये। टू मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, तो वैसे तो फिक्स्ड एसेट्स है, एसेट्स सभी हमारे डेबिट होते हैं। यदि एसेट्स को डिक्रीज़ करना है
तो उसे हमें क्रेडिट करना होगा, इसलिए टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, टू कार अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इस प्रकार डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है। अब उसके बाद है रीपेमेंट शेड्यूल एंट्री। अब देखिए, मान लीजिए हमारे ऊपर या बिजनेस में लोन है, ठीक है, तो लोन की जो ईएमआई पे करते हैं उसमें क्या होता है, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट को अलग करते हैं और इंटरेस्ट की अमाउंट को अलग करते हैं। ठीक है, तो उसकी भी हमारी रीपेमेंट शेड्यूल की एंट्री होती है। एंट्री क्या होगी, एचडीएफसी लोन प्रिंसिपल अमाउंट आएगा इसमें, जैसे मान लीजिए 5,000 रुपया। बाय इंटरेस्ट लोन इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आएगा वो लोन इंटरेस्ट में दिखाएंगे हम। अकाउंट डेबिट टू पीएनबी बैंक, यानी कि ईएमआई जो पे हो रही थी वो 6,848 की हो रही थी, लेकिन इसमें हमारा 5,000 रुपये तो प्रिंसिपल अमाउंट था और 1,848 रुपये इंटरेस्ट अमाउंट था। तो इसको सेपरेट अलग अलग हम दिखाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इनकम टैक्स प्रोविज़न एंट्री। तो इसकी इनकम टैक्स प्रोविज़न की एंट्री कैसे होती है, बाय इनकम टैक्स का एक लेजर बनाते हैं, वो आता है कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, या हमारा ये जो लेजर बनेगा करंट लायबिलिटी में बना सकते हैं या प्रोविज़न में। अकाउंट क्रेडिट 2,50,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद एडवांस टैक्स की एंट्री करते हैं। यदि आपने एडवांस टैक्स जमा किया है, बाय एडवांस टैक्स का एक लेजर बनाएंगे। करंट अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, करंट एसेट्स के, इसको भी हम डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट या कैश। अब सबसे लास्ट में जो एंट्री होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र एंट्री। तो सबसे लास्ट में जो बैलेंस शीट को फाइनलाइज हो जाती है हमारी, फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट मान लीजिए 75,000 रुपये है, टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करते हैं बाद में, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारी कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। यदि आप इस पर प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा।